तो कोविड इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब आप अभी इंसिडेंस बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ क्योर बहुत ज़्यादा है। और अगर हमने 100 पेशेंट लिए तो उसमें से डायबिटिक या मेरे ख्याल से 2 या 3 को हमने एडमिट किया, जिनको हमको लगा ड्रेस उनकी एकदम ऑक्सीजन फॉल होगी। और प्रेजेंटेशन इतना वीक, किसी को डायरिया हो रहा है, यू नेवर नो, किसी को सिम्टम नहीं है, एक एक्सरे और ऑक्सीमीटर हमको फट से डायग्नोसिस दे देता है और हम बाकी इन्वेस्टिगेट करा के आगे बढ़ते हैं। तो अभी ब्लड प्रेशर पे वापस आते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे मैनेज करना। मैनोमीटर का बता दिया हमने और कफ की साइज बता दी। डिपेंडिंग अपॉन दी गर्थ अपन 3 साइजेस का आता है। बाय कफ साइज इसकी रहती है 22, 30 और 36 सेंटीमीटर की साइज रहती है। तो अगर आप घर में कफ यूज़ कर रहे हैं, बीपी मैनोमीटर लेके आते हैं, तो आपको 3 साइजेस यूज़ करनी है। अगर साइज ऑफ पेशेंट को बैठा करके बीपी और बीपी अपरेटस का जो लेवल है वो आपके मतलब इस लेवल पे होना चाहिए, बॉडी लेवल पे या आर्म लेवल के, मीन्स कुर्सी पे बैठा के और मैनोमीटर को सामने रख करके उसका बीपी लेना चाहिए। और बीपी में क्या है, 3, एक तो एंग्जाइटी होती है, आप 3 रीडिंग लो 5-5 मिनट के अंतर से, उसका एवरेज आप लगाइए और उससे बीपी सही मॉनिटर होता है। तो बीपी मॉनिटर करने की भी टेक्निक है। और फिर दूसरी कंडीशन होती है जिनमें बीपी बढ़ता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होता है, तो फिर हम उसको स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में भी बीपी लेते हैं। वो पेशेंट को, डॉक्टर का काम रहता है, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर पेशेंट से ये सारा काम करा रहे हैं बीपी मॉनिटरिंग का। तो इस प्रकार से घर में देखा जा सकता है बीपी। और आजकल क्या है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो थायराइड का भी बहुत अहम रोल है। तो हर पेशेंट का मैंडेटरी हम थायराइड चेक भी कराते हैं। थायराइड में क्या है, अगर आपका सब क्लिनिकल थायराइड आ रहा है, मतलब उसमें आपका T4 नॉर्मल रहेगा और आपका TSH बढ़ा रहता है। TSH में भी हमको देखना पड़ता है कि अगर 10 के नीचे है और यंग पेशेंट है, और अगर उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि 10 के ऊपर बढ़ने के बाद ही, या उसका हम लोग FT3 FT4 करा के देखते हैं, और जिसमें बहुत ज़रूरी होता है और कंट्रीब्यूटरी उस फैमिली में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या मोर्टेलिटी की हिस्ट्री है और ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है, तो फिर हम लोग उसका मतलब प्रॉपर उसको अर्ली मतलब थायराइड की दवाई चालू करते हैं, जिसका 10 के आसपास या उससे ज़्यादा आता है। तो उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं, एक तो उसका लिपिड स्टेटस अच्छा जाता है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई एकदम से अगर थायराइड है या हाइपोथायराइड है, तो हाइपर है, तो हम उसमें हाइपर या हाइपोथायराइड में उसको देख करके ब्लड प्रेशर इसकी दवाई जो है थायराइड की दवाई हम चालू करते हैं लो डोज से। अगर नॉन को ब्लड प्रेशर या कार्डियक डिजीज़ है तो बहुत लो डोज से करते हैं। अगर आपने एकदम से ज़्यादा डोज दे दी तो एकदम से एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगा और हार्ट अटैक और मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो हाइपोथायराइड, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड, इसका डेफिनेट कंट्रीब्यूशन है हार्ट डिजीज़ में, किडनी डिजीज़ में और लिपिड में। तो अगर ये चीज़ रहती है तो लिपिड स्टेटस, जो बॉर्डरलाइन लिपिड स्टेटस होता है, थायराइड की दवाई के द्वारा लिपिड स्टेटस नॉर्मल आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई अगर आवश्यक होती है तो हम लोग चलाते हैं। तो इस प्रकार से थायराइड का वाइटल रोल है। तो थायराइड यंग बच्चे में जैसे थायराइड है, थायराइड हमको यंग बच्चे का कराना है। अगर उसके लिए एक क्लू रहता है, कंट्रीब्यूटरी फैमिली हिस्ट्री। अगर मान लीजिए हाइपोथायराइड की है तो हम बच्चे का हाइपोथायराइड कराते हैं, और जब भी बच्चे की शादी होती है तो उसको हाइपोथायराइड का मालूम रहता है। प्री कंसेप्शन थायराइड अगर उसको मालूम होता है तो मॉर्टेलिटी जो है उसी समय डोज को बढ़ाने से कंज्यूम लेडी करती है, तो बच्चे का थायराइड 3 महीने तक नहीं बनता है। तो ये प्रायर एजुकेशन बच्चों में फैमिली हिस्ट्री के द्वारा और फैमिली बैकग्राउंड के द्वारा हम उनको बोलते हैं कि भाई ये आप कराओ, और अगर निकलता है तो उसकी दवाई आवश्यक होती है, दवाई चालू कर देते हैं। लेकिन अगर वो कंसीव करती है, उसको गांव में रहता है, कहीं रहता है, उसको बताते हैं अगर आप 25 माइक्रोग्राम डोज रहती है उसको, उसकी डबल डोज आप कर लो, अगर मान लीजिए आप टेस्ट कराने नहीं पहुँचते। तो फिर आगे TPO एंटीबॉडीज़ हैं, दूसरी एंटीबॉडीज़ हैं, वो करके हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाते हैं। तो इस प्रकार से, और एल्डरली लोगों में थायराइड अगर होता है
तो बहुत कॉशियसली करना पड़ता है। उसकी कोमॉर्बिडिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, COPD है या चेस्ट में प्रॉब्लम है, तो उनको हम अगर 10 के ऊपर होता है TSH और हमें लगता है दूसरी चीज़ों को देखते हो कि देना आवश्यक है, तो लो डोज से हम एल्डरली, अदरवाइज 10 तक वी डोंट गिव थायराइड टैबलेट, हाइपोथायराइड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो ये थायराइड का हो गया। और थायराइड काउंसलिंग भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम लोग करते हैं जो हमने आपको बताई। तो अभी ब्लड प्रेशर जैसे आपको है, तो ब्लड प्रेशर में जैसे एक्सरसाइज का क्या रोल है? एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज किसको, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कितनी एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज से बेनिफिट क्या है? अगर आप मान लीजिए डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो उससे एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होते हैं। एंडोर्फिन्स क्या रहते हैं? वो कोई बॉडी में कोई मेजर नहीं कर सकता, दो प्लेजेंट हार्मोन्स हैं। वो प्लेजेंट हार्मोन क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग देख ले, अगर वो प्लेजेंट हार्मोन क्या करते हैं कि वो आपको यूफोरिया प्रोड्यूस करते हैं। वो यूफोरिया उससे प्रोड्यूस होता है, उससे, ठीक है, उससे क्या होता है, ठीक है, हाँ, तो उससे फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है। तो जैसे आप एक्सरसाइज चालू करते हैं, वो यूफोरिया हर आदमी में आता है। वो एंडोर्फिन्स कैसे काम करते हैं? एक तो अगर आपने एक्सरसाइज करी, वो एंडोर्फिन पैदा हो गए, यूफोरिया हुआ, और आपको दिन भर अच्छा लगेगा, स्लीप अच्छी होएगी आपकी, और आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर, उससे आपकी स्ट्रेस, उससे आपकी शुगर, वो सब कम से कम 50 या BP 5 to 10 मिलीमीटर, ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। दीज आर ऑल, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, और लाइफस्टाइल डिजीज़ में स्ट्रेस का और इसका बहुत ज़्यादा रोल है एक्सरसाइज का। तो एंडोर्फिन्स मैंने बताया, वो आप खुद फील करते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, और उसका एक हम अंदाज आपको बताते हैं। स्ट्रेस कैसे पैदा होती है? जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गया, जो एक्सरसाइज करता है जिसके अंदर एंडोर्फिन है, वो इमीडिएटली स्टेटस को मीन नॉर्मलेसी गेन कर लेता है, बाकी उसमें डिप्रेशन में चला जाता है, वो स्ट्रेस से 2-2 महीने तक उससे रोता रहता है। तो एंडोर्फिन उस समय काम आते हैं आपकी नॉर्मल स्टेटस को रिगेन करने के लिए, उनका ये रोल है बहुत बड़ा। तो ये उसका बेनिफिट मैंने बताया। दूसरा, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जो है, उससे क्या क्या बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है? एक तो आपका जो ब्लड प्रेशर अगर आपका कम होगा तो हार्ट को पंप लेस करना पड़ेगा। जब हार्ट को लेस पंप करना पड़ेगा तो BP भी आपका लोअर होगा और आपकी बॉडी की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी एक्सरसाइज से। तो ब्लड सप्लाई बढ़ने से सारे पैरामीटर्स आपके इम्प्रूव होंगे, ठीक है। तो हार्ट की पंपिंग, हार्ट की मसल एक्टिविटी बढ़ती है, हार्ट की मसल का फंक्शन बढ़ता है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और एक्सरसाइज के 1 या 2 महीने बाद आप सीढ़ी चढ़ेंगे, आपकी सांस नहीं फूलेगी। इंडियंस में क्या डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, मतलब इंडियंस का डायस्टोलिक, जैसे मान लीजिए ऊपर का 120 है, नीचे का 90 है, तो वो सीढ़ी चढ़ेगा तो उसको क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का सांस फूलती है। तो अभी 120 और 90 वाले का ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसको करेंगे तो उसको ऊपर का BP भी नॉर्मल आ जाएगा, नीचे का भी लो हो जाएगा, और वो कंफर्ट। तो इस पर बहुत बड़ा भी डिबेट है कि ऐसे पेशेंट को दवाई देना कि नहीं देना। तो डॉक्टर्स जिनको ब्लड प्रेशर का या अपग्रेडेड नहीं है वो दवाइयाँ देते हैं। हम लोग फैमिली हिस्ट्री लेके और उसको पूरा कोरिलेट करके उस पेशेंट में हम लोग एक्सरसाइज, लो सॉल्ट, उनकी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उससे का नीचे का BP भी उनका कम होने लगता है, और उनको समझ में आने लगता है कि हमको ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन था, अभी हमारा कम हो गया, हमारी सांस नहीं फूल रही है, और हार्ट को पंप। तो उसमें क्या होता है, अगर सांस फूले, डॉक्टर कहें गया है, वो आपको ब्लड, सांस वाले कहीं जाओगे सांस की दवाई चालू कर देगा, उससे आपको टैकीकार्डिया और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सांस फूलने के कारण को पता करके, अंडरलाइन कॉज पता करके ब्लड प्रेशर की दवाई दी जाती है, और ब्लड प्रेशर की दवाई से सर्कुलेशन, हार्ट की पंपिंग बढ़ती है और पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। और उसमें कितनी एक्सरसाइज करना, ½ एन आवर डेली,
और 3.5 आवर इन टोटल वीक। यूजुअली कैलोरी आपकी डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टेमिना, आपको कैलोरी 500 मिनिमम, अगर मान लीजिए आप 1 घंटा वॉक करते हैं तो 500 के ऊपर कैलोरी बर्न हो जाती है। मैं दौड़ता हूँ, 1 किलोमीटर में मेरी 100 कैलोरी बर्न होती है। मैं 12 किलोमीटर रोज दौड़ता हूँ, मेरी 1500 से कैलोरी। जब मैंने एक्सरसाइज चालू करी थी, जब मेरी शादी हुई थी, मेरा वजन था 120 किलो। अभी मेरा वजन है 65 kg है वजन। तो मेरा वजन उससे मैंने कम किया, कैलोरी बर्न करके कम किया, डाइट स्पेसिफिक लेके कम किया, सब कुछ। मेरी फैमिली में हार्ट के प्रॉब्लम भी थे, डायबिटीज भी थी, बाकी मेंबर्स को जो भी हुआ हो, बट मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत सक्षम हूँ और मैं सिर्फ पढ़ना, दौड़ना और थोड़ा बहुत म्यूजिक, ये काम करता हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर एक्सरसाइज का इफेक्ट जो है, इससे आपकी सिंपैथेटिक सिस्टम, जो कि इंडियंस का बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसके द्वारा स्ट्रेस पैदा होती है, पल्स रेट बढ़ती है, हार्ट तेज पंप करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जिस समय आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी मतलब एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन कम आता है, स्ट्रेस कम होती है और आपका पल्स रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। और आपकी पैरासिम्पैथेटिक टोन, भगवान ने 2 चीजें बनाई हैं। क्या? बड़े लोग बोलते थे जितना हंसना उतना ही रोना। क्यों? क्योंकि हंसने में क्या होता है, एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, और रोने में सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सब स्ट्रेस बढ़ती है। तो वो बोलते हैं दोनों को बराबर रखो, अगर हंसोगे उतना रोओगे तो ये पैरासिम्पैथेटिक टोन उसको कवर करेगी। तो उनके पास इतना सुंदर बैकग्राउंड था। अब साइंटिफिकली अब हमारी समझ में आया कि इसका मतलब क्या है एक्सरसाइज का। तो ये तो हुआ एक्सरसाइज का रोल। एक्सरसाइज के टाइप्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको मॉर्बिडिटी है, किसी को अस्थमा है, तो अस्थमा वाले को क्या करना है, एक्सरसाइज पे जाने के पहले जो इनहेलर आते हैं, एक पंप आप लीजिए, ठीक है, चलने के पहले। उसके बाद आप एक्सरसाइज करने जाइए। अगर आप 2 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आप 4 किलोमीटर दौड़ेंगे। उसको मालूम ही नहीं है, सब दवाइयाँ हैं। इनहेलर किस समय यूज़ करना, कौन से टाइप का इनहेलर यूज़ करना, उसको कैसे सुबह अपनी एक्सरसाइज कैसे बढ़ाना। तो एक ये कारण है, हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, इनहेलर की ट्रेनिंग देते हैं। आजकल और सोफिस्टिकेटेड चीज़ें आ गई हैं। तो एक्सरसाइज में एनारोबिक एक्सरसाइज हैं, एरोबिक एक्सरसाइज हैं। एनारोबिक स्विमिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, आउटडोर है, ट्रेडमिल टेस्ट है, वॉकिंग है। और एनारोबिक में वेट लिफ्टिंग और स्प्रिंटिंग, और जो अगर डॉक्टर को जो भी एक्सरसाइज वगैरह आप करते हैं या योगा करते हैं, तो आप पहले डॉक्टर से पूरा चेकअप कराएं और परमिसिबल लिमिट, आपकी कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए सूटेबल रहेगी, कौन सा योगा आपके लिए सूटेबल रहेगा, वो डॉक्टर आपको गाइड करेगा। अच्छा, उसके लिए अगर आपको कोई भी डिजीज नहीं, कोई भी नहीं प्रॉब्लम है, तो आपको जब हम आपका पूरा पैकेज करते हैं तो हम उसमें देख लेते हैं कि कैल्शियम कितना कम है, विटामिन डी कितना कम है, और आपकी इम्यूनिटी कैसी है। तो इम्यूनिटी बूस्टर या विटामिन डी देते हैं, जिंक देते हैं। और जिस पेशेंट में जो कमी होती है वो एक्सरसाइज के दौरान, जैसे मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट है, उसकी एक्सरसाइज में प्रोटीन कम हो रही है, उसको नहीं मालूम, तो हम उसको बताते हैं कि भाई आप दूसरे प्रोटीन जो डायबिटीज़ वाले आते हैं वो प्रोटीन आते हैं, कितना प्रोटीन उनकी डाइट में होना चाहिए। अगर नट्स या उसके द्वारा नहीं पूरा होता तो हम उसको वो प्रोटीन ऐड करते हैं, और उससे उसको बेनिफिट मिलता है, वेट लॉस नहीं होता, मसल एक्टिविटी बढ़ती है, और मसल ग्लूकोज मसल इम्प्रूव होता है, यूटिलाइज होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, और पेशेंट की शुगर कंट्रोल होती है, सारे पैरामीटर्स कंट्रोल होते हैं। तो ये एक्सरसाइज के बारे में हमने बताया, और उसमें क्या क्या लेना चाहिए, वो अंडरलाइन कॉज एनीमिया है क्या है, वो सब हम ट्रीट करते हैं पेशेंट का, और क्या क्या एसेस करना है वो एसेस करते हैं। तो साल्ट में, जैसे साल्ट का सिस्टम, साल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ब्लड प्रेशर में। तो नॉर्मली जैसे अपन साल्ट लेते हैं तो किस प्रकार के साल्ट लेना चाहिए, जो रॉक साल्ट रहता है, मतलब जो खड़ा नमक वगैरह रहता है, वो बिल्कुल इम्प्योरिटी उसमें थी, वो नहीं यूज़ करना चाहिए। सेंधा नमक, उसमें पोटेशियम कम होता है। काला नमक जो रहता है वो
यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो साल्ट है आयोडाइज साल्ट यूज़ करते हैं। और इनटेक आदमी का 2.6 से, मतलब जो सोडियम कंटेंट, एलिमेंट सोडियम कंटेंट रहता है 2.6, और कार्डियक या डायबिटिक पेशेंट में 2.3 भी रिकमेंड करते हैं। किडनी इन्वॉल्व हो तो 1.5 भी करते हैं। तो अपना जो मेजर है स्पून का, मतलब 1 से सवा स्पून सॉल्ट होना चाहिए। और किस किस चीज़ में सॉल्ट ज़्यादा होता है वो भी आपको कंसिडर करना है। तो सॉल्ट, अगर आप सॉल्ट नहीं कम कर सकते तो क्या होगा उससे, अगर आप सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं तो उससे क्या होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा पीते हैं तो किडनी पे लोड ज़्यादा बढ़ता है, अननेसेसरी आपको प्यास लगती है और सो मैनी बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। तो इसलिए सॉल्ट, अप्रोप्रिएट सॉल्ट होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल। कितनी भी दवाई आप खाएंगे, अगर मान लीजिए 2 चम्मच आप ले रहे हैं रोज़, या सॉल्टेड फिश खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, और जिसमें सोडियम कंटेंट फास्ट फूड में ज़्यादा ये ले रहे हैं, तो आपको तो आधे चम्मच से ज़्यादा भी उसकी ज़रूरत नहीं है सोडियम की। तो एलिमेंटल सोडियम कितना लेना, अगर हार्ट डिजीज़ है तो 1.5 तक है, और अगर आप नॉर्मल है तो 2.3 2.6, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। और डिपेंड कोमार्बिड डिफरेंट टाइप ऑफ का साल्ट हम यूज़ करते हैं। तो ये साल्ट के बारे में हो गया। कैल्शियम, विटामिन हमने सब बता दिया। अभी इस समय मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि किसी को नहीं मालूम है। तो कुछ दवाइयाँ विटामिन डी और मैग्नीशियम के साथ आ गई। मैग्नीशियम का इतना ज़्यादा रोल है, एक तो लेग क्रैम्प्स अगर होते हैं तो पहली डोज से ही पेशेंट का मैग्नीशियम से क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं। और बहुत से कैंसरस कंडीशन होने से, कोलोरेक्टल कैंसर है उससे बचाता है, और बहुत सी बीमारियों से मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अभी पिक्चर में आया है और उसका रोल बहुत ज़्यादा है। तो कुछ कंपनी अब वो उसको मेजर करने लगी हैं डॉक्टर। तो मैग्नीशियम एक वाइटल एलिमेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, तो वो मतलब उसका यूज़ ज़रूरी है। उसके आगे अब जैसे बीपी के बारे में, तो हम अभी क्या है, एक नई चीज़ आई है, जैसे आपका बीपी इंट्रैक्टेबल है, तो घर में आपको क्या क्या नोटिस करना है। नोटिस क्या करना है, अगर आपके मान लीजिए घर में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, अगर स्नोरिंग है आपके घर में, अगर हस्बैंड को है तो वाइफ बताएगी, और वाइफ को है तो हस्बैंड बताएगा। तो उसमें हम लोग आजकल स्लीप स्टडी करते हैं। तो स्लीप स्टडी में हम लोग ट्रायल मशीन भेजते हैं, और 1-2 दिन उससे उसकी रीडिंग है स्लीप एपनिया कितना है। स्लीप एपनिया से क्या होता है कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्लीप एपनिया देख के फिर हम उसको वो CPAP मशीन, कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर मशीन अप्लाई करते हैं। और हमारे कम से कम 50 से ज़्यादा मरीज होंगे जिनका बीपी नीचे नहीं आता था, और बैठे बैठे सो जाते थे, गाड़ी चलाते चलाते सो जाते थे। उनका ब्लड प्रेशर, उनका कोलेस्ट्रॉल, उनको थायराइड, सब चीज़ें थी। हमने उनकी स्लीप स्टडी करी, और स्लीप स्टडी के बाद हमने उनको वो दिया। 6 महीने के अंदर उनका वजन, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड वैल्यू, उनकी सारी चीज़ें, उनके पैरामीटर्स नॉर्मल हो गए, वेट कम हो गया, और उनकी साइज। सो ब्लड प्रेशर मियर ये नहीं रहता है कि आपने गोली खिला दी तो हो गया, उससे नहीं होता। आपको स्लीप, स्नोरिंग एक मॉर्टेलिटी फैक्टर है बहुत बड़ा, जो कि ओवरलुक होता है, और डॉक्टर्स बहुत कम एडवाइस करते हैं, बहुत कम करते हैं। उसके हम कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे एक हमारे पास पेशेंट आया, उसको हर 3 महीने में उसको फ्रैक्चर हो जाता था। मतलब वो क्या करता था, उसको एडमिट किया गया, फिर उसको देखा गया तो उसको स्लीप एपनिया था। और वो क्या करता था, जिस समय उसकी मतलब स्नोरिंग करता था, करते करते उसमें ऑक्सीजन जब एकदम सांस रोकता, आप उसको बोलती है एपनिया। वो एपनिया का पीरियड काफ़ी लंबा होता है। उसके बाद जैसे जनरेटर या अपना जो भी चीज़ होती है AC का, कब जब ऑन होता है तो एक झटका लगता है। तो उस पेशेंट को जिस समय स्लीप एपनिया में झटका लगता था, वो बेड से नीचे गिर जाता था और उसकी हड्डियां टूट जाती थी। हर 3 महीने में उसको प्लास्टर बनता था। तो उसकी स्लीप स्टडी से पता लगा कि इसको ये जो प्रॉब्लम है। दूसरा,
एक दो पेशेंट हमारे पास आए, अच्छे मिडिल एज, और जहाँ फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की है, लिपिड की है, जहाँ स्नोरिंग है। तो जैसे लेडी हमारे पास है, उनने बताया कि इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ना शुगर कंट्रोल होता है, ना वेट। और दूसरा हमने देखा कि स्लीप स्टडी वेट भी 10-10 किलो कम हो जाता है उससे। तो उन पेशेंट में क्या है, नाइट बेड वेटिंग इन एल्डरली पीपल। अब वो कितना एनॉइंग और डिस्कम्फर्ट वाली चीज़ है कि आदमी पेशाब नहीं रोक पाया, और उसकी एक मैरिड आदमी की बहुत बहुत प्रिकेरियस कंडीशन हो जाती है। तो उन पेशेंट का हमने पैकेज, उसके ईसीजी, उसका लिपिड सब स्टेटस देख के हमने उस आदमी को स्लीप स्टडी के द्वारा सीपैप मशीन खरीदवाई, सीपैप मशीन लगाई, और आजकल सीपैप मशीन से उसका वजन कम हो गया, उसकी वो चीज़ कम हो गई, पहले से डबल कमाने लग गया और हमारा भक्त बन गया। तो हम आपको एक्सप्लोर, मतलब कोई लिमिट नहीं है। आज मैंने जो चीज़ें आपको बोली, वो चीज़ें कितनी आई और कल कितनी आएंगी, वो अगर हम कोरिलेशन नहीं बना पाए तो हम पेशेंट को बेनिफिट नहीं दे सकते। तो पेशेंट को बेनिफिट देने के लिए हमको सारी चीज़ अगर ओबेसिटी है तो ओबेसिटी में स्नोरिंग 50% में होती है, और 50% जिनमें स्नोरिंग उनकी 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 लाइफ जो है 50, उनकी मॉर्टेलिटी 10 से, अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दूसरी चीज़ें, तो उसकी उसकी उम्र 10 साल कम हो जाती है। तो हम उसकी 10 साल उम्र बढ़ा सकते हैं वजन कम करके। तो ये भी एक फैक्टर है। तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वो ऐसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका सबसे पहले कॉज ढूंढते हैं कि कोई नाक में कोई डीएनएस तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है, लैरिंग्स, वो सब ईएनटी चेकअप करा के उसके बाद सीपैप मशीन लगाते हैं, उसको स्टडी करते हैं। और आजकल मशीन में क्या होता है, हाइड्रेशन, बहुत सी फैसिलिटी आ गई है। तो ये स्लीप स्टडी के बारे में और ब्लड प्रेशर के बारे में ये बहुत वाइटल पॉइंट है। तो ये मैंने बताया। और दूसरा, हेरिडिटरी डिजीजेज। हेरिडिटरी, देखिए ब्लड प्रेशर हेरिडिटरी रहता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन हेरिडिटरी रहता है। तो जिन पेशेंट्स में हाइपरटेंशन है, उससे हम उन पेशेंट की मतलब हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री ले करके उसके अकॉर्डिंगली उसके टेस्ट कराते हैं, और हेरिडिटी से होने वाली डिजीज़ेस को उसकी हिस्ट्री अच्छे से एलिसिट करते हैं। हेरिडिटी होने वाली जैसे डिजीज़ है, सिकल सेल डिजीज़ है, थैलेसीमिया है, और G6PD, बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, जिनका कोई इलाज नहीं है। वो उन पेशेंट्स को, जैसे मान लीजिए थैलेसीमिया, अब किसी को मालूम ही नहीं है, जैसे लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, उसमें थैलेसीमिया ट्रेट है, उसको G6PD है, उसको और कोई या सिकलिंग है या दूसरे प्रॉब्लम है, तो हम लोग वो डिटेक्ट करके, कैसे डिटेक्ट करते हैं, हम पेरेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं, और उसको हमको सस्पिशन होता है, वो हम उसका डायग्नोस करते हैं। तो हमने कितने थैलेसीमिया के मरीज ठीक किए हैं, कैसे, मैरिज काउंसलिंग के द्वारा। मैरिज काउंसलिंग क्या होती है, थैलेसीमिया डिजीज जिस समय आई थी, उस समय एक पादरी है जो चर्च में, एक कंट्री में, उसने वहाँ पर अगर मान लीजिए 10,000 थैलेसीमिया के मरीज थे, उनने 10,000 के 10,000 मरीजों में कि आगे आने वाली प्रोजेनी को थैलेसीमिया फ्री कर दिया। कैसे कैसे कर दिया, वो क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे में थैलेसीमिया ट्रेट है, लड़की में थैलेसीमिया ट्रेट है, और लड़के में भी थैलेसीमिया ट्रेट है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसको 100% थैलेसीमिया होगा। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके पहले हम लोग उसका कुंडली मिलान करते हैं, मतलब ये सारे टेस्ट जो हम लोग पेशेंट के करा के देखते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए जो हैं, थैलेसीमिया के लिए और हेरिडिटरी डिजीज़ के लिए, वो हम टेस्ट कराते हैं। वो हम उसको ट्रेट पकड़ते हैं। ट्रेट वाले में कोई सिम्टम नहीं होता, वो डॉक्टर पकड़ता है, और डॉक्टर पकड़ के अब फिर जैसे शादी होनी है तो लड़के का लड़की का कराएंगे। अगर उसमें थैलेसीमिया ट्रेट है उसमें, तो वो अगर शादी करेगा तो होने वाला बच्चे में सब में थैलेसीमिया होगा। अगर वो नॉन ट्रेट वाले में शादी होती है लड़के या लड़की की, तो जब वो कंसीव करती है लेडी, तो एक बच्चा नॉर्मल होता है और एक बच्चा है नॉर्मल। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर आपको करना ही है शादी, तो आप थैलेसीमिया ट्रेट वाले में, या लड़के में थैलेसीमिया ट्रेट ना हो या लड़के में ना, तो एक एमाइनो सिंथेसिस द्वारा हम लोग जब प्रेग्नेंट होती लेडी पानी निकाल के चेक कर लेते हैं, और अगर ट्रेट होता है
बच्चे में, तो उसको अवॉइड कर देते हैं कि नेक्स्ट वाला बच्चा तो नॉर्मल होगा, ऐसा चलता है अल्टरनेट। तो उसका बच्चा नॉर्मल हो गया, एक में थैलेसीमिया ट्रेट है, एक में नहीं है, ठीक है, तो बच्चा नॉर्मल है, आने वाले उसके होने वाले बच्चे में भी आगे इस चीज़ को देखते जाएंगे, सारे बच्चे नॉर्मल होते जाएंगे। अगर दोनों में थैलेसीमिया ट्रेट है, वो भी मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से हम डिजीज़ को मतलब इरेडिकेट कर सकते हैं आने वाले समय में। चाइना ने ये वाली टेक्निक स्टार्ट करी है। जितनी भी हेरिटेड डिजीजेज हैं, वो जो भी मतलब बच्चे हैं, उन कोई भी एजुकेशन के लिए, एडमिशन के लिए और आगे नौकरी के लिए सबसे पहले वो डायग्नोज करते हैं कि इसमें कौन कौन सी हेरिटेड डिजीजेज है। तो मैरिज काउंसलिंग के समय भी उनके पास वो सर्टिफिकेट होता है और कि उसके अनुसार ही उसकी शादी आगे हो गई। तो आने वाली प्रोजनी, अगर डायबिटीज़, मान लीजिए हम बच्चे की शादी कर रहे हैं, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है एक फैमिली में जहां हम कर रहे हैं, तो जिस बच्चे ने का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन या हैबिट्स या व्यवहार या उसका नेचर, अगर फादर पे और फादर को ब्लड प्रेशर है तो उस बच्चे को जरूर ब्लड प्रेशर होगा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, मतलब क्लिनिकल। और अगर दोनों में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है तो आगे जो भी फैमिली वाला वहाँ शादी करेगा उसको वो प्रसाद जरूर मिलेगा। तो ये मैरिज काउंसलिंग के द्वारा, फैमिली हिस्ट्री के द्वारा हम देख सकते हैं, चलो एक आदमी में ब्लड प्रेशर है तो चल गया, एक आदमी में शुगर है तो चल गया। तो उससे आने वाली प्रोजेनी में जो शादी अपन करेंगे, उनके लड़के में अगर वो बाप पे गया है और बाप को डायबिटीज़ नहीं तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम है, और वो फादर के ज़्यादा नेचर लेगा, मदर का कम लेगा, तो डायबिटीज इंसिडेंस कम होगी दूसरे बच्चों में हो सकती है जिसका नेचर मदर के ऊपर। तो इस प्रकार से डायबिटीज़ काउंसलिंग में भी और कुंडली मिलाने उन चीज़ों के द्वारा हम होने वाली आने वाली जनरेशन को आप डायबिटीज़ से बचा सकते हो। ये भी एक मेथड है। और जैसे ऑटिज्म डिजीज़ होती है, ऑटिक चाइल्ड पैदा होते हैं, उसमें भी डायग्नोस आराम से हो जाता है, आप पहले ही डायग्नोस कर लेते हैं। और मान लीजिए डॉर्फिज्म है, मंगोलिज्म है, इन सब में मैरिज काउंसलिंग द्वारा हम उसको डिजीज़ को अलग कर सकते हैं। इवन पार्किंसनिज्म मैंने देखा, अगर